जय हिंद, प्रणाम। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देख रहे हैं अपनी हिंदी की क्लास, जो हमारी दूसरी क्लास है। उस क्लास में शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर्स को, क्योंकि पहला चैप्टर आपको वर्णमाला मैंने बताया था और मैंने सिलेबस अपने पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। और अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं नोट किया हुआ है तो सिलेबस ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि बिना सिलेबस के पढ़ाई जो है बेहतर नहीं हो पाती है। तो आज हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला चैप्टर जो हमारा होगा कौन सा, वर्णमाला का। और यहाँ पर आपकी जो तैयारी होगी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वह चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यस टेट की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे, आप यूपीपी के अभ्यर्थी हैं। अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज हम लोग देख रहे हैं वर्णमाला, लेकिन वर्णमाला से पहले हम लोग जानेंगे हिंदी का परिचय। किसके बारे में जानेंगे? हिंदी के परिचय के बारे में। तो यहाँ पर एक शब्द है हमारा हिंदी। कौन सा शब्द है दोस्तों? हिंदी, है ना। हिंदी जो शब्द है, थोड़ा सा हम चलिए, सबसे पहले जो हिंदी शब्द है हम देखें तो हिंदी वस्तुतः किस भाषा का शब्द है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हिंदी है वो हिंदी ये फारसी भाषा का शब्द है। किसका है दोस्तों? फारसी भाषा का शब्द है। एक एक पॉइंट अगर आप बेहतर ढंग से आप लिखते चलेंगे अपनी कॉपी में ना, मैं 100% विश्वास दिलाता हूं कि आपको फिर से दोबारा से हिंदी जो है पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप बेहतर ढंग से अपनी हिंदी क्लियर कर लेंगे। तो एक शब्द मैंने लिखा कि हिंदी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको एक पॉइंट में नोट करने के मिल गया कि हिंदी वो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। एक पॉइंट ये आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दूसरा जो है, हिंदी शब्द का जो जन्म हुआ। जो हिंदी शब्द है इसका जन्म अगर बात की जाए, इसकी बात की जाए दोस्तों, जन्म की बात की जाए, तो हिंदी शब्द के जन्म जो हुए आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा के संस्कृत भाषा के संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? सिंधु शब्द से हुआ है। याद रखिएगा। देखिए हम यहाँ पर पॉइंटेड करा के चल रहे हैं आप लोगों को, ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहला पॉइंट है कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि हिंदी शब्द का जो जन्म हुआ वो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। ठीक। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो हिंदी शब्द था, हिंदी शब्द का पहला प्रयोग ईरान के निवासियों, ईरान के निवासियों, अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो इनको ईरानियों कह सकते हैं। ईरानियों, ठीक है। किसने किया? ईरानियों ने किया। ये चीजें आप जरूर नोट करते चलिएगा पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि आपको यही पॉइंट आपके एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। अगली चीज यहां पर हम थोड़ा सा और देख रहे हैं कि जो हिंदी भाषा की लिपि है, पहले इसको जानिए, क्योंकि ये ऐसे इंट्रोडक्शन आपको जरूर मिलेंगे कि जो इंट्रोडक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो परिचय से प्रश्न पूछे जाने वाले होते हैं, हम लोग क्या है कि बेसिकली पढ़ते नहीं हैं और हम लोग थोड़ा सा डीपली पढ़ना पहले से ही चालू कर देते हैं, तो हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते नहीं हैं। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहली चीज आप परिचय जान लीजिए। परिचय से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं मैं उसको पूरा करा दे रहा हूं। जो हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक, अगर इसकी लिपि की बात की जाए तो एक छोटी सी बात याद रखना बस, देवनागरी लिपि और ये एक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, ये भी याद रखिएगा आप। देवनागरी, देव देवनागरी लिपि होती है, ठीक है। देवनागरी लिपि मानी जाती है। और एक पॉइंट याद रखें कि ये जो देवनागरी लिपि है ना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है।
तो ध्यान दीजिएगा वो किस लिपि के माध्यम से उत्पन्न हुई है, तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, या सीधी बात कह दें कि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि के नाम से भी जानी जाती है। ठीक, या देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है या वैज्ञानिक लिपि के नाम से जानी जाती है, ये भी याद रखिएगा आप। अगली चीज, जो देवनागरी लिपि होती है ये किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है ना, तो देखिए जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना अभी शब्दों को, तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। और ऊपर देखिए हम लोग जो ये रेखा खींच रहे हैं ना, ऊपर रेखा खींच रहे हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको शिरोरेखा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शिरोरेखा कहा जाता है। तो इतना आप पहले नोट कर लें। देखिए कितने पॉइंट आपके बन गए हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी आप जरूर नोट करेंगे कि फारसी भाषा का शब्द है। अगली चीज, हिंदी शब्द का जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ से हुआ, तो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ। किससे हुआ? सिंधु शब्द से हुआ, ये भी आप रखेंगे। अगला, हिंदी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो हिंदी शब्द का पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ने अर्थात ईरानियों ने किया। अगली चीज देखिए, क्या हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। और जो देवनागरी लिपि है इसको कैसी लिपि मानी जाती है, तो आप याद रखेंगे कि देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। अब अगला प्रश्न बनेगा कि जो देवनागरी लिपि है वो किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है, तो आपका एकदम राइट आंसर होना चाहिए कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो चलिए ये हमारा एक पेज हुआ, अब हम अगले पेज की तरफ चल रहे हैं साथियों। अगले पेज पर हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति जो हुई, ठीक, इसकी हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति, मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये आप याद रखेंगे। थोड़ा सा हमें इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जो इसकी उत्पत्ति है, मूल उत्पत्ति, मूल उत्पत्ति, ठीक, जो मूल उत्पत्ति हुई इसकी सौर सैनी अपभ्रंश से हुई। किससे हुई दोस्तों? सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक, सौर सैनी अपभ्रंश से, ये याद रखिए आप। एक प्रश्न ये जरूर बनता है कि हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न कहाँ से बनता है, थोड़ा सा आप पॉइंटेड करते हुए चलें। देखिए जो आपकी सौर सैनी अपभ्रंश जो भाषा होती है, इस अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो अपभ्रंश है, जो अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है। जननी, अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है, कहा जाता, ये भी आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में अगला पॉइंट होगा हमारा, जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो हमारी जबकि संस्कृत अगर बात की जाए, क्योंकि अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है, तो संस्कृत को ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, ये याद रखें आप। जो संस्कृत है, क्योंकि कभी कभी लोग पूछ लेते हैं ना, तो आप ये याद रखिएगा, संस्कृत जो है वो भारत की सबसे, और याद रखिएगा कि इसको देववाणी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? देववाणी, प्राचीन भाषा है।
संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, या इसी को आप जानते हैं कि जो संस्कृत भाषा है इसको हम लोग देवभाषा या देववाणी, याद रखिएगा, देवभाषा या देववाणी कह सकते हैं। ठीक, आप याद रखें इसको कि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, और संस्कृत जो है इसको हम लोग देवभाषा या देववाणी भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद थोड़ी सी चीजें ध्यान दें आप, ये चीजें नोट करते हुए चलें, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके बहुत बेहतर तरीके से आपके तैयार हो जाएंगे अगर आप इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे तब। यहां पर हम देख रहे हैं कि भाषा सबसे पहली चीज। अब देखिए, थोड़ा सा परिचय सबका जरूरी है। भाषा, भाषा क्या होती है? वाणी कह सकते हैं, है ना, कि वाणी का मतलब होता है कि भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं या दूसरों की बातों को हम समझ सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाषा किसे कहा जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पंडित कामता प्रसाद गुरु जो हमारे हिंदी के व्याकरण हैं, इन्होंने एक परिभाषा दी है। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, क्या, भाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, भाषा वह साधन है, वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मनुष्य अपने विचार, अपने विचार दूसरों पर दूसरों पर प्रकट कर सकता है, और दूसरों पर प्रकट कर सकता है, और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है, और दूसरों के विचार स्वयं स्वयं समझ सकता है, स्वयं समझ सकता है, स्वयं समझ सकता है। ये आप याद रखें। ये परिभाषा किसके माध्यम से दी गई है? ये परिभाषा दी गई है आदरणीय पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के माध्यम से। ये परिभाषा भाषा की दी गई है। क्या कहा गया? कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट कर सकता है। यानी कि हम अपना विचार अगर आपसे प्रकट कर रहे हैं तो किसी न किसी भाषा में प्रकट कर रहे हैं, और दूसरी चीज, आप अगर बोलेंगे किसी चीज को तो हम उसी भाषा के माध्यम से ही आपके विचारों को हम समझ सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कुछ हमारे नोट पॉइंट हैं, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कुछ हमारे महत्वपूर्ण बिंदु, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये आपका, सबसे बेहतरीन आपके ये कंटेंट में शामिल होना चाहिए कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक, चलिए सबसे पहली चीजें हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर, जैसे पूछा जाता है, सबसे पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, सबसे पहला पॉइंट आप नोट करें कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई
कौन है? आप बताइए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हम आपको बताते हैं। जब मौखिक भाषा की बात की जा रही है तो सीधी बात ध्वनि। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज को मौखिक रूप से बोल रहे हैं ना, तो सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई जो हमारी होती है वो ध्वनि होती है। याद रखिएगा, एक पॉइंट जरूर नोट करिएगा कि मौखिक भाषा की पूछी जा रही है और छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। आप सीधे उत्तर में दे दीजिए। अगला पॉइंट, दूसरा दूसरा पॉइंट है हमारा, लिखित भाषा की लिखित भाषा की लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? देखिए, हम लिख रहे हैं ना, अच्छा लिख रहे हैं तो क्या, अच्छा हम यहाँ पर आप देखें कि अगर मुझे भाषा लिखना है तो भाषा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे भाषा एक साथ? ऐसा क्या है कि मैं केवल एक एक वर्ण ना लिखूं, केवल भाषा ही टाइप कर दूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, अगर मुझे भाषा लिखना है ना तो मैं ऐसे पहले लिखूंगा भा, है ना? यहाँ पर भा एक क्या है, एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक वर्ण है हमारा, ठीक। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई हम क्या कह सकते हैं? वर्ण कहेंगे, ठीक। अब इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जा रही है, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भाषा भी अगर हम बोल रहे हैं ना किसी चीज को, तो एक एक छोटे छोटे वर्ण से ही मिलकर के तो हम लोग बोल रहे हैं। तो यहां पर सीधी बात बताइए उनको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो भी क्या होती है दोस्तों? वर्ण होती है। अब इसके बाद अगला पॉइंट नोट करें आप। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट आपका कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई की बात की जाएगी। किसकी? भाषा की लघुत्तम लघु लघुत्तम सार्थक इकाई। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई ये क्या है? शब्द होती है। याद रखें, क्यों? क्योंकि कोई भी शब्द होगा, है ना, कोई भी शब्द होगा तब उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तो इसीलिए भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई की बात की जाएगी तो आपका शब्द कहलाएगा। अब इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट होगा, ये सब कुछ नोट करके आप रखें। भाषा की भाषा की पूर्णतम इकाई, भाषा की पूर्णतम इकाई की बात की जाए अगर, तो भाषा की पूर्णतम इकाई बताइए, तो सीधी बात बताइए वाक्य। क्या आप बताएंगे? वाक्य बताएंगे। याद रखें आप। अब देखिए यहां पर आपके सामने 5 पॉइंट हैं, ठीक। अब इन पांचों पॉइंट, सॉरी, 1 2 3 चौथा पॉइंट आपका छूट गया है। तो यहाँ पर आप 4 लिखें और यहाँ पर आप 5 लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर 3 4 5 पॉइंट आपके नोट कर दिए गए हैं। अब ये आपके जो नोट पॉइंट में मैंने आपको लिखा है ना, समझ लीजिए प्रमुख तथ्य में आते हैं। प्रमुख तथ्य में नोट करके रखेंगे आप, प्रमुख तथ्य में। क्यों? प्रश्न पूछेगा मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द, भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य। ये चीजें आपको तैयार होनी चाहिए, क्योंकि मैं प्रत्येक टॉपिक को समाप्त करने के बाद में आपको मैं एमसीक्यू जरूर कराऊंगा, और एमसीक्यू में मैं आशा करता हूं कि आप बहुत बेहतर तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे उस
MCQ के आपके वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगले कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। वो अगले पॉइंट्स हमारे क्या हैं, हम ध्यान देंगे। अब इसमें हमारे जो मुख्य बिंदु है ना, थोड़ा सा ध्यान दें आप, मुख्य बिंदु भी डाल लीजिए आप, मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु, ठीक। अब इस मुख्य बिंदु में वर्ण जो होता है, थोड़ा सा कुछ चीजें जाने आप, क्योंकि वर्णमाला शुरू कर रहे हैं तो हमको पूरा निचोड़ समझना पड़ेगा शुरू से लेकर के अंत तक, तब हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे, ठीक। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण, क्या, वर्ण, वर्ण किसे कहेंगे, जो ध्वनियों का लिखित रूप होता है, यानी ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। आपने क्या लिखा कि ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। अब इसके बाद में अगला प्रमुख बिंदु क्या होगा हमारा, दूसरा प्रमुख बिंदु होगा हमारा यहां पर लिपि या लिपि चिन्ह किसे कहा जाता है, लिपि आबलिक लिपि चिन्ह, चिन्ह लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं, ऐसे लिखा जाता है, लिपि चिन्ह, ठीक, लिपि चिन्ह, ध्यान दें आप, लिपि चिन्ह किसे कहा जाता है, वर्णों को लिखने के लिए, वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन चिन्हों की, ऐसे लिखिएगा आप चिन्ह को, क्योंकि शुद्धतम रूप अगर चिन्ह का वर्तनी में पूछ लिया जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं। अब इसके बाद में आपके सामने थोड़ा सा नोट पॉइंट कुछ आप लिख लीजिए, इसी के विषय में है। ध्वनि के लिपि चिन्हों को, लिपि चिन्हों को, चिन्हों को वर्ण कहते हैं। थोड़ा सा आप हमें अगर टाइम देंगे तो हम आपको बेहतर समझा पाएंगे। आप पूरी वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किसको लिपि कहा जाता है, किसको ध्वनि कहा जाता है, किसको वर्ण कहा जाता है, किसको शब्द कहा जाता है, किसको वाक्य कहा जाता है, ये सारी चीजें कैसे। लिपि, लिपि या चिन्ह किसे कहा जाता है, देखिए पहले वर्ण लिखे, वर्ण में क्या है कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हम कुछ बोल रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग वर्ण कहेंगे, ठीक। लेकिन लिपि और लिपि चिन्ह किसे कहा जाता है, तो वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं का, खा, गा, तो मैं उसको लिखूंगा ना, जैसे मैंने का लिख दिया, ये का लिखा ना, तो ये एक चिन्ह है, ये क्या है, हमारी जो ध्वनियां हुई उसको लिखने का एक चिन्ह है, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। अगली चीज देखिए कि लिखा है कि ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। मैंने वो सारी चीजें एक नोट पॉइंट में समझा दी कि जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक, उसको मैं अगर लिखूं तो कुछ ना कुछ हमारे वर्ड लिखे जाएंगे, तो उसको हम लोग लिपि चिन्ह कह सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कुछ और हमारे प्रमुख तथ्यों में, आप नोट करेंगे कौन सा पॉइंट था हमारा यहाँ पर। हाँ ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे शब्द किसे कहा जाता है, ठीक।
शब्द किसे कहा जाता है? ध्यान से समझें, वर्णों का जो सार्थक क्रम होता है, ध्यान दीजिएगा, सार्थक यानी जो कुछ ना कुछ अर्थ प्रदान करे। लिखें, वर्णों का सार्थक क्रम, वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित निश्चित अर्थ दें, उसे क्या कहा जाएगा? शब्द कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे जैसे मान लीजिए आपने लिखा, देखिए एक शब्द लिख रहे हैं, ल क म, क्या है? शब्द तो है ना ल क म, लेकिन क्या ये कोई अर्थ दे रहा है? इसका कुछ मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं ऐसा लिख दूं, कलम, कलम, तो कलम से क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है, किसी न किसी वस्तु के बारे में बताया जा रहा है ना? तो यहां पर ये जो हमारा शब्द होगा ये सही होगा, क्योंकि इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, यानी अर्थ के साथ में है ये शब्द हमारा। अब इसी के साथ में हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे शब्द के बाद में पद को। किसको देखेंगे? पद को। ठीक, पद क्या होता है, क्योंकि शब्द के बाद में फिर पद आएगा। पद किसे कहा जाता है? देखिए अभी हमने कहा था कि जो सार्थक वर्ण समूह होता है, सार्थक वर्ण समूह जो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द कहेंगे। और यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में प्रयुक्त होता है, या यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। याद रखें आप, मैंने क्या लिखा कि सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। और यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लें ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे मान लीजिए वंश कल विद्यालय जाएगा, विद्यालय जाएगा। अब ध्यान दें यहां पे, देखिए यहां पर वंश, कल, विद्यालय। देखिए अगर इसको हम लोग तोड़ें, अगर वंश को अलग कर दें, कल को अलग कर दें, विद्यालय को अलग कर दें, जाएगा को अलग कर दें, तो एक एक शब्द ही है। अब इन्हीं शब्दों को पिरो करके हम लोग क्या बना दिए? एक वाक्य बना दिए। अब इस वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, तो इस वाक्य में जो ये प्रत्येक आपका जो शब्द है ना, अब इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ये एक पद है। ये सभी एक क्या है? पद हैं। आप याद रखें, ये सभी एक क्या है? पद हैं। जब वाक्य में वही शब्द हमारा बन करके किसी ना किसी विशेष अर्थ को देना चालू कर देता है तो वही शब्द हमारा पद कहलाता है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे दोस्तों वाक्य। वाक्य किसे कहा जाता है? ठीक, वाक्य क्या है? अब ध्यान दें, वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो दो या दो से दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। समूह जो निश्चित जो निश्चित
अर्थ प्रदान करते हैं, अर्थ प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, उन्हें वाक्य कहा जाता है, करते हैं, उन्हें वाक्य कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। ठीक, उदाहरण के तौर पर जैसे सम्राट कल गाना गाएगा, सम्राट कल गाना गाएगा। अब ध्यान दें, यहां पर लिखा गया कि दो या दो से, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हो दोस्तों, निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें वाक्य कहा जाता है। देखिए यहां पर एक से अधिक शब्द आपके रखे गए हैं एक वाक्य में, और किसी ना किसी एक अर्थ के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक हमारा पूर्ण वाक्य कहलाएगा ये हमारा। अब इसके बाद में हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, व्याकरण। ठीक, क्योंकि अब हमारी शुरू होगी यहीं से क्या, व्याकरण। ठीक, व्याकरण। अब व्याकरण क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानें। ठीक, क्या व्याकरण। ठीक, ये जो व्याकरण है, व्याकरण किसे कहा जाता है, अगर व्याकरण का हम लोग विच्छेद करें, व्याकरण अगर संधि विच्छेद करें हम, तो विधन आधन करण, इसका क्या अर्थ निकलेगा, इसका जो अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा भली भांति समझना, भली भांति समझना, 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 भली भांति समझना, भली भांति समझना, या पृथक पृथक करना। याद रखिए आप कि जो व्याकरण होता है, व्याकरण का अगर हम लोग विच्छेद करें तो वि धन आ धन करण, जिसका अर्थ होगा भली भांति समझना। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं जो व्याकरण के अगर अंग की बात की जाए, किसकी बात की जाए दोस्तों, व्याकरण के अंग की, व्याकरण के अंग। ठीक, तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो आप याद रखें कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग दोस्तों, 3 अंग होते हैं, और वो अंग कौन कौन से हैं यहां पर देखें आप, और यहां पर देखिए कौन सा, वर्ण विचार, वर्ण विचार, और फिर शब्द विचार, शब्द विचार, और उसके बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पे वाक्य विचार, वाक्य विचार। ठीक, तो यहाँ पर आपके सामने मैं व्याकरण को स्टार्ट कर दिया हूँ अब, और व्याकरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको, वर्ण विचार को। एक बार पुनः छोटा सा एक क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सकें, पूरी चीज़ें। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले मैंने बताया कि हिंदी, हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। इसका जन्म किस भाषा से हुआ हिंदी शब्द का, तो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो ईरान के निवासियों ने अर्थात ईरानियों ने किया। इसकी लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि कौन सी लिपि मानी जाती है, वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। और जो देवनागरी लिपि है वो लिखी कहाँ से कहाँ तक कैसे जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसा हम आप लिख रहे हैं, हम लोग देवनागरी लिपि में ही लिख रहे हैं। अब इसके बाद में आपको मैंने बताया कि जो हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति हुई
वो सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, अपभ्रंश को कहा गया, पाली को कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो आप याद रखें अपभ्रंश को कहा जाता है। ठीक, अगली चीज संस्कृत से बात आएगी, तो संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर एक फैक्ट इसलिए लिखवाए क्योंकि ऊपर वाला फैक्ट आपको अपभ्रंश को हिंदी जननी कहा गया, इसीलिए फैक्ट्स आपको मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी संस्कृत भाषा होती है उसको हम लोग देव भाषा या देववाणी के नाम से जानते हैं। अगली चीज यहाँ पर आपके सामने है कि जो भाषा किसे कहा जाता है, तो भाषा किसे कहा जाता है, हिंदी के व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु ने भाषा की एक परिभाषा दी है क्या, कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। यानी कि हम आप एक दूसरे से अगर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर पढ़े क्या, कुछ हमारे प्रमुख बिंदु थे, जैसे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ध्वनि को कहा जाता है। लिखित भाषा की अगर पूछी जाए सबसे छोटी इकाई तो वर्ण बताएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई बात की जाए तो भी आप वर्ण बताएंगे। यहाँ पर आप दोनों चीजें पॉइंटेड करके रखेंगे क्योंकि लिखित भाषा और भाषा की सबसे छोटी इकाई से बात पूछी जा सकती है। अगली चीज भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई बात की जाएगी तो शब्द, क्योंकि अभी मैंने शब्द बताया है किसे कहा जाता है। अगली चीज भाषा की पूर्णतम इकाई की बात की जाए तो वाक्य कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद में आपकी अगली स्लाइड, वर्ण किसे कहा जाता है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं उसको लिख रहे हैं तो उसी को वर्ण कहेंगे। लिप चिन्ह किसे कहा जाएगा, वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिप या लिप चिन्ह कहते हैं। अगली चीज ध्वनि किसे कहा जाएगा, ध्वनि के लिप चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, नोट में मैंने बताया कि ध्वनि के लिप चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अगली चीज यहां पर देखेंगे क्या, मैंने बताया शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक क्रम, ध्यान दें यहां पर गलतियां थी, सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दें वही क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे। जैसे मैंने यहां पर आपको उत्तर में दे दिया कि ये आपका कोई अर्थ नहीं दे रहा है और ये कलम आपका इसी से बना हुआ है तो एक कोई अर्थ प्रकट कर रहा है। अगली चीज पद की बात की गई, तो यहां पर पद के लिए मैंने बताया आपको कि सार्थक वर्ण समूह जो हमारा शब्द कहलाता है, यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे क्या कहेंगे, हम लोग पद कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वंश कल विद्यालय जाएगा, तो यहाँ पर वंश भी एक शब्द है, कल भी एक शब्द है, विद्यालय भी एक शब्द है, तो ये जो आपका एक एक छोटा छोटा शब्द रखा हुआ है इसको हम लोग पद कहते हैं। अब इसके बाद आपके सामने अगला हम लोग देखे थे वाक्य क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें वाक्य कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा आपको उदाहरण में, सम्राट कल गाना गाएगा, यहां पर हमारे दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक किसी ना किसी सार्थक वाक्य को बना रहे हैं जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ है, यही आपका वाक्य कहलाएगा। हमने व्याकरण में क्या देखा, मैंने देखा कि जो व्याकरण है अगर उसका हम लोग यहाँ पर विच्छेद करें तो विधन आधन करण, और इसका अर्थ होता है कि भली भांति समझना या पृथक पृथक करना। और व्याकरण के अंग मैंने आपको बताया कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे वर्ण विचार को अगली क्लास में, और इसमें मैं एक छोटा सा क्रम भी लिखवाऊंगा ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद।